Okay, so in next maybe we will have our revision classes. So our next lesson is about natural vegetation and wildlife. Although you have did this lesson in many other classes in small blocks, but today in 9th class you are going to see it in the different manner. Okay, so let's read it about. Then have you observed the type of the trees, bushes, grasses and birds and the fields and in the park around your school? Are they similar or they are variations? India being a vast country, you can imagine a type of biofarms available throughout the country. So यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं आपके स्कूल में, आपके घर में जो बगीचे हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने में आते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में कितने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, छोटे से माइन्यूट ग्रास से लेकर एक कल्टिवेटेड लैंडफील्ड से लेकर एक हम कह सकते हैं ऑर्चार्ड से लेकर ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं और लगते हैं, अपने आप भी लगते हैं। तो ये सब आते हैं आपके बायोफॉर्म्स में, ये बायोस्फीयर के अंदर। सो नाउ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको आप एक लिस्ट बनाएंगे। ये लिस्ट बनाकर आपको मुझे क्या करना है, देना होगा। सो आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद अबाउट 47,000 plant species in India, occupying the 10th place in the world and 4th place in the Asia। हमारे देश में अगर हम देखें तो 47,000 वैरायटी के पेड़ पौधे स्पीशीज हैं, विभिन्न प्रकार के। घास है तो घास के अलग अलग कुल हैं, ठीक है। तो वो इतने सारे हैं और यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमें 10वां स्थान मिलता है पेड़ पौधों की विभिन्नता के कारण, और पूरी एशिया में हमारा नंबर जो है वो चौथा आता है। अगर हम देखें तो 15,000 तो फूल देने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसमें आप ये मत सोचना कि बहुत डेकोरेटिव वाले फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें छोटे से माइन्यूट फंगई वाला फ्लावर है या कोई दूसरा ऐसा फ्लावर है जो कि हम अपने ओरिजिनल आई से देख भी नहीं सकते, वो भी एडेड है। ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है वो देखें तो वर्ल्ड का 6% हमारे देश में पाए जाते हैं। देन अगर हम देखें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हैं हमारे देश में, जैसे कि फर्न है, एल्गी है, फंगाई है, जिनके अंदर फूल नहीं निकलते परंतु हरे होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। देन इसके बाद अगर हम देखें तो कम से कम 90,000 जो है हमारे पास एनिमल स्पीशीज है, जानवर है, जो हम कह सकते हैं एनिमल्स जो है वो 90,000 है। इसके अंदर बड़ी पैमाने के हमारे पास फिशेस हैं। ये फिशेस स्वीट वाटर वाले भी हैं, मैरिन वाटर वाले, मतलब मीठे पानी और खारे पानी दोनों की मछलियां, और ना सिर्फ मछलियां परंतु तो समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जो हम कह सकते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सारे इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है। Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by the human for a long time। यहाँ तक, okay? This is termed as a virgin vegetation। अंडरलाइन कर लें अभी के अभी, ये virgin vegetation का मतलब होता है बच्चों वो पेड़ पौधा या कोई भी पेड़ जिसको ना तो मनुष्य ने लगाया, ना सपोर्ट किया, ना कभी उसको जाकर छेड़ा, वो पूरे समय से बिल्कुल टोटली हम कह सकते हैं अपने हैबिटेशन में, अपने निवास स्थान में खुद ही पनपा, बीज गिरा, उगा और अपने आप ही सर्वाइव कर रहा है, और उसको अभी तक किसी ह्यूमन ने डिस्टर्ब भी नहीं किया। अगर देखें तो ये वर्जिन वेजिटेशन के अंदर आता है, परंतु उसके अलावा और भी जो वेजिटेशन है जैसे कि, पर ये वर्जिन वेजिटेशन नहीं आते जिसके बारे में मैं अभी बोलने जा रही हूँ, जैसे फलों के बागान हैं और बहुत जो पेड़ लगा के जैसे साइंटिफिक कल्टीवेशन है, और अगर हम देखें तो खेती है, ये सारी चीज़ें जो है वर्जिन वेजिटेशन नहीं आती क्योंकि इससे मानव खुद क्या करता है, अपनी सुविधा के अनुसार लगाता है। ओके, अब आ रहा है सेकेंड टर्म आपका फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा जो होता है वो पेड़ पौधे के लिए कहा जाता है, यानी कि बायो जो
हम कह सकते हैं उसके अंदर बॉटनी जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट द प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, एक विशेष समय में विशेष इलाके में उगने वाले पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरा टर्म। ओके, देन फ्योना जो है बिल्कुल वैसे ही वो एक ह्यूज जो हम कह सकते हैं एक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स का जो उसके लिए यूज किया जाने वाला टर्म है वो है फ्योना, यानी कि बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स को हम क्या कह सकते हैं, फ्योना कह सकते हैं, विशेष जगह पे जो अपने हैबिटेशन यानी अपने निवास में ही सर्वाइव करते हैं और रहते हैं। इसकी इन सब चीजों पे यानी कि हमारे फ्लोरा फ्योना पे खास असर डालता है, एक और जो असर डालते हैं उन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सिस्टम आपने कहीं पर भी देखा होगा, तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि कैमल जो है वो हिमालय में घूम रहा है, देखा है क्या? कभी आपने ऐसा देखा है कि जो हमारा डेट पाम ट्री है, डेट ट्री है, मतलब खजूर का पेड़ है, वो जो है केरला में उग रहा है, और केरला का नारियल बिल्कुल सेम दिखते हैं भाई बहन की तरह, और केरला का नारियल का पेड़ जो है वो राजस्थान में उगा दिया, वो उग रहा है यहाँ पे जंगलों में। ऐसा नहीं होता, क्यों? देखने में एक सा है, खड़ा भी एक सा है, सब कुछ एक सा है, पर वो उनकी हैबिटेशन, उनका निवास स्थान नहीं होता। तो आखिर क्या चीज है जो उस पेड़ को वहीं पर सेटल होने के लिए विशेष पीरियड में, विशेष टाइम के अंदर स्टैब्लिश करने में मदद करती, वो फैक्टर्स हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट आता है आपका रिलीफ। रिलीफ पहले भी हमारे आ चुका है। तो रिलीफ क्या है? जमीनी आकृति, जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर जो है क्या चीज खास काम करती है, एक तो लैंड है और एक सॉइल है, यानी कि जमीन के ऊपर जो लैंड है और सॉइल यानी कि उसकी मिट्टी है, दोनों चीज अलग है परंतु दोनों मिलकर रिलीफ बनाती है। ओके, सो लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। Then do you accept the same type of vegetation in the mountain range, plateau and the plain area, or a dry and the wet region? The nature of the land influence the type of the vegetation. The fertile level is generally denoted to agriculture, and undulating and the rough terrains are the area where the grassland and the wooden lands were developed and given shelter to the variety of वाइल्ड लाइफ। अगर हम देखें तो जो जमीन है उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं फ्लैटलैंड है। ऐसा नहीं देख सकते कि पहाड़, प्लेट्यू, फ्लैटलैंड में एक सा पेड़ उग रहा है, एक सा सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। पहाड़ों में अक्सर हम देखते हैं वुडलैंड होता है, यानी जंगलात होते हैं, काफी अच्छे तादाद में पेड़ वगैरह होते हैं, और जो बिल्कुल खुरदुरा बेकार की जमीन रह जाती है वहाँ घास वास उग जाती है और वो जानवरों के चरने के लिए ग्रेजल लैंड बन जाती है। देन अगर हम देखें तो फ्लैटलैंड ज्यादातर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल है उसको क्या कहते हैं, खेती वगैरह करने में काम में आती है। इसी प्रकार से सॉइल में भी आपने पहले भी पढ़ा है, सॉइल में थोड़ा बहुत, तो सॉइल में जो डिफरेंसेस हैं बहुत वेराइटी के हो जाते हैं। कहाँ पर कैसी सॉइल पाई जाएगी वैसे ही वहाँ पर प्लांटेशन होगी, जैसी प्लांटेशन होगी वैसे ही वहाँ पर वाइल्ड लाइफ या एनिमल किंगडम डेवलप होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं डेजर्ट में कैक्टस उगता है। कैक्टस की स्पेशलिटी ये होती है कि वो थ्रोनी होता है और उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बस बहुत बड़े बड़े पत्ते वाला पेड़ हम डेजर्ट एरिया में, कैक्टस में या डेजर्ट एरियाज में नहीं देख सकते। अल्टीमेटली इनको खाने वाले जीव वहां सर्वाइव करेंगे। जैसे कैमल है, कैमल इजीली क्या कर लेता है, जो कांटे वाले पेड़ को खा सकता है। बकरी है, भेड़ है, वो दे ऑल्सो एंजॉय द थ्रोनी बुशेस। ओके, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो डेल्टिक एरिया से जहाँ गंगा जो है वो जाकर ड्रेन आउट करती है या दूसरी नदियाँ ड्रेन आउट करती है, वो पूरा इलाका दलदली और मैशी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी होने के कारण। वहाँ मैंग्रोव ट्रीज होते हैं। मैंग्रोव ट्रीज कभी भी बहुत हाई टॉल नहीं होते, वो इंक्लाइन रहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इतने पानी में वो कैसे सर्वाइव करते, कैसे उनकी जड़ नहीं गलती और वो गिरते नहीं है, तो उनका एक मॉडिफिकेशन है, अडोप्टेशन है उस जगह पे सर्वाइव करने के लिए। अब वहां पर जो सर्वाइव करेंगे जानवर वो भी वैसे ही होंगे जो उस चीज के साथ क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट करते हैं। जैसे घड़ियाल है,
जैसे हमारे हिप्पोज है, वो सारे वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, देन इसके अंदर अगर हम देखें तो जो पहाड़ के ढलवा इलाके हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर जो है वो तो घास के मैदान या फिर हम फंगाई और एल्गी देख सकते हैं, एल्पाइन वेजिटेशन को। परंतु जो ढलवा इलाके हैं वहां पर अगर हम देखें तो ज्यादातर क्या होता है, जंगल होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और घास के मैदान होते हैं। और ये जो चीजें ये वहाँ के भारी मात्रा में जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, उन लोगों को शरण दे दें, जंगली जानवरों का शरण वहाँ का कारण वहाँ पे उनको खाने की जो चीजें वो अवेलेबल होती। यही चीजें जो क्या करती हैं, दोनों आपने देखी कि क्या करिए, पेड़ पौधों को सपोर्ट करिए, जिस पेड़ पौधों को वो सपोर्ट करती है वो पेड़ पौधे में सर्वाइव होकर बड़े पैमाने पर उस इलाके में छाए हुए वहां पे उसी प्रकार के जीव क्या हो जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट जो का टॉपिक है जो क्लाइमेट है, कहीं पर भी वहाँ की जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है डिपेंड करती है क्लाइमेट के लिए। क्लाइमेट कैसा होगा वहां पर वैसा ही वेजिटेशन और वैसा ही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो चीजें वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्लाइमेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो आता है आपका टेम्परेचर, यानी कि गर्मी, कितने टेम्परेचर कौन एनिमल बर्दाश्त कर सकता है, कौन उसमें सर्वाइव कर सकता है, या कितनी टेम्परेचर में कौन कौन से पेड़ जो है वो डेवलप हो सकते हैं। देन अगर हम देखें द कैरेक्टर एंड एक्सटेंशन ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली determined by the temperature along with the humidity in the air, precipitation and the soil on the slope of the Himalaya and the hill of the peninsula over the height of 915 meters. The fall in the temperature affect the type of the vegetation and its growth. The change from the tropic to subtropic, temperate एंड अल्पाइन वेजिटेशन। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है 5.1 में, आप देख सकते हैं कितने कितने टेम्परेचर में कौन कौन से सिस्टम है। अपन ने जब पढ़ा था तो हमने देखा था अर्थ जो है इक्वेटर, तो इक्वेटर के आसपास क्या होगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा। उसके ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। 23.5 के ऊपर अगर हम देखें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ जाएगा। और उसके ऊपर 66.5 पे चले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा अल्पाइन वेजिटेशन या फ्रिज जोन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, सूरज की किरणें स्ट्रेट फिर इंक्लाइन, तो ये जो है टेम्परेचर जो है वेरिएट करता है। और यही कारण है कि अगर हम देखें तो पेनिनसुला में और फिर हमारे जो हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल जोन में और फिर टेम्परेट जोन में और फिर जो हमारे क्या हो जाता है अल्पाइन वेजिटेशन जो है हमारे यहाँ पर अलग अलग जगह पाई जाती है। वैसे तो हमारी अल्पाइन आनी नहीं चाहिए वेजिटेशन, पर हिमालय का जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, तो इतना ऊंचा है कि वहाँ पे ठंडा मौसम हो जाता है, बर्फ गिरती है, तो वो अल्टीमेटली क्या करता है अल्पाइन वेजिटेशन को शो करना शुरू करता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हुआ। ओके, तो ये जो चीजें वहां पर देखने में आती है। इसके अलावा जो दूसरा क्लाइमेट को असर करने वाली चीज है वो है फोटो पीरियड। आप सबने जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करती है, ये टर्म वहीं से फोटो से निकला है। सो अल्टीमेटली फोटो मतलब सूर्य का प्रकाश। ओके, सूर्य का प्रकाश जो है फोटो जो पैकेजेस में आता है, तो ये फोटो पैकेजेस जो होते हैं यानी सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा के पैकेट्स जो होते हैं वो प्लांट्स क्या करती लेती, क्लोरोफिल लेती है रियल, और क्या करती है अपना फूड बनाती है। अब कहाँ पर कितना फोटो पीरियड जा रहा है मैं वही दिखा रही, इक्वेटर, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, देन फ्रिज जोन। ओके, तो कहाँ पर कितना सूर्य का रोशनी पहुंच रही है उसके आधार पे आप देखेंगे कि वहां पे कितनी पेड़ पौधे किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। So let me read it for you. The variation of during the sunlight at the different places is due to different in altitude and latitude, seasons and durations of the day. Due to long durations of the sun, tree go faster in the summer. ड्यूरेशन मतलब समय अंतराल, कितना सूरज मिल रहा है उसको, ठीक है, कितना सूरज की तापमान या वो फोटो एनर्जी मिल रही है पेड़ को, उसके आधार पे अगर हम देखें तो जब ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है, जब ज्यादा बारिश होती है, जब बढ़िया अच्छा मौसम का पेड़ दम 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 बहुत बढ़ता है। यही कारण है कि इक्वेटर में इतनी ज्यादा हाइट ट्री हाइट्स होती है और उनकी कैनोपी इतनी हार्ड होती है कि आप नीचे
सूरज पहुंच ही नहीं पाता और दलदल रहता वहां पर, ये आप पढ़ चुके होंगे शायद इन स्मॉल क्लासेस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिन भर में कितना सूर्य की रोशनी हमको पहुंचती है, ये निर्भर करता है पृथ्वी के लैटिट्यूडनल लाइन में और या फिर एल्टीट्यूड, कितना ऊंचाई पे जा रहा है। अब ऊंचाई पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सूरज की रेखा कम होगी या वो जो है एटमॉस्फेयर के ऐसे कंडीशन में जाएगा जहाँ ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर। सो ये जो चीजें हैं ये भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है वहां के वेजिटेशन। जब देखिए बच्चों वेजिटेशन टर्न होगा तो वाइल्ड लाइफ में भी उसका असर पड़ेगा। हम नीचे वाले इलाकों में देखते हैं कि हमारे क्या है जो लेपर्ड्स तो नहीं है, चलो हमारे जो पैंथर्स हैं येलो कलर के हैं, जो हमारे टाइगर्स हैं वो भी हम कह सकते हैं कि ब्राउनिश येलो कलर के, परंतु वहीं पर स्नो लियोपर्ड्स आप देख सकते हैं, आप देखा होगा आपने, और जो स्नो टाइगर्स हैं इन सब का कलर ही वेरी कर जाता है, उनका लाइफस्टाइल ही चेंज होता है। पोलर बेयर्स आपने देखे हैं व्हाइट कलर के। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन जो जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं वो उनको मिल रहा होता है। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन पे। प्रेसिपिटेशन हम पढ़ चुके हैं, बारिश है ना, बारिश या ड्यू या फिर स्नोफॉल, हेल, कुछ भी हम कह सकते हैं इसके अंदर जी किसी भी तरीके से H2O का धरती पर आना। ओके, तो इन इंडिया ऑलमोस्ट एंटायर रेनफॉल इज brought in by the advancing monsoon, already you are studying. Then June to September, the retreating northeast monsoon area of the heavy rainfall have more dense vegetation as compared to the area of less rainfall. अगर हम देखें जहाँ बहुत बारिश होती है, बढ़िया तापमान होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार का इलाका है, अफ्रीका का इलाका है, तो यहाँ पे सघन जंगल पाए जाते हैं और सघन जंगल में ज्यादातर जो है एनिमल्स को बहुत आराम से, बर्ड्स से, पैराकीट्स से, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, मैशी ग्राउंड है और वेरी फर्टाइल हम कह सकते हैं मैशी जो एरिया है। तो इस कारण से क्या होता है वहाँ पे डेंस वेजिटेशन होता है और ये डेंस वेजिटेशन क्या करता है, उसको हेल्प करता है। वहीं हमारा डेजर्ट है बेचारा, तो हमारा डेजर्ट जो है उसका सूखाग्रस्त इलाका, पानी नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, इसलिए क्या है एनिमल सर्वाइवल भी बहुत कम है। और आप देखें ज्यादा क्या है हमारे डेजर्ट के बिच्छू हैं, सांप है, और अगर हम देखें तो डेजर्ट फॉक्स है, तो ये ज्यादा एनिमल्स जो है वो सर्वाइव करते हैं। हम अपनी जगह के नहीं, हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं। ओके, अपनी जगह में फिर भी हम दूसरे पैराकीट्स वगैरह सब देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होती है थोड़ी बहुत, एवरेजन होती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चीज जो क्या करती है, असर डालती है। ये सब चीज सिर्फ जंगल पे और जानवरों पे नहीं, आप पर और हम पर भी असर डालती है, आप सब महसूस कर सकते हैं। Have you ever thought as to why the forests are important for the human being? ओके, तो कभी आपने प्रश्न किया है कि पेड़ पौधों का और जंगलों का हमारे जीवन से हमें कोई फायदा है उससे, या हमारे लिए वो जरूरी है कि नहीं? सो जरूर सोचे इस बात को। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अंडरलाइन कर ले, पहले जो जरूरत है कि वो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, बराबर रखते हैं। देन दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, वो आसपास के मौसम को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, क्लाइमेट को चेंज करते हैं। कंट्रोल द सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को बचाते हैं। बारिश जब बहुत सारी मिट्टी काट के ले आ रहा था तब ये पेड़ जो होते हैं जंगल के, वो क्या करते हैं, उसके जड़ उस पानी को, मिट्टी को बहाकर ले जाने के लिए रोक देते हैं। देन सपोर्ट द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, वुडन इंडस्ट्रीज आप सब जानते हैं, फर्नीचर है, मैच बॉक्स से लेकर फर्नीचर तक की चीजें, और यहाँ तक कि हम तो ये कहेंगे कि फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें हमें, नट्स है, ये सारी चीज वहां से मिलती है। देन कई लोगों को लाइवलीहुड, जिंदगी मिलती है वहां पर, जिंदगी ऐसे कि आदिवासी लोग टोटली फॉरेस्ट में डिपेंड करते हैं, और कई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनको रोजगारी वहां से मिलती है। देन अगर हम देखें तो वाइल्ड फोर्स, ये जो जंगल है वो क्या करती है, ह्यूमिडिटी रिलीज करती है, जिससे बारिश जो है वो क्या करती है, बारिश को वो इनवाइट करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है।
देन मिट्टी में जो ह्यूमस है, ह्यूमस आप सब जानते हैं सॉइल के ऊपर एक ब्लैक परत होती है जो डिकम्पोज लीफ और ट्विंस और एनिमल्स की होती है, वही जो है वो फर्टिलिटी को क्या करती है, डेवलप करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखती है अपने अंदर। तो ये सब कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से आता है। कई वाइल्ड लाइफ को, कई सारे जीव जानवर को सुरक्षा देती है, घर प्रदान करती है। Then India natural vegetation has undergone many changes due to the several factors. परंतु बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका बिल्कुल बदलाव हो गया, यानी कि उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया। कारण ये कि हमें खेती की जमीन चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें माइनिंग चाहिए, हमें हमारे जानवर पालने, हमें शहर बसाना है और हमें एक रिलैक्स लाइफ चाहिए, जिसमें हमने क्या करा, जंगलों को काट कर साफ कर दिया और अपने आप को बसा लिया। Then the vegetation cover of India in the large part is no more natural in the real sense. Then except in some inaccessible regions like Himalaya, hilly region and the central India and marshes, and the vegetation is most of the area has been modified at some places or replaced or endangered by the human occupancy. अगर हम देखें तो हमारे देश में अब कोई भी बहुत कम इलाके हैं जो अभी भी सुरक्षित या फिर हम ये कह सकते हैं अनडिस्टर्ब्ड रही, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जो इलाके हैं मतलब अंग्रेजों के आने के कारण डिस्टर्ब हो गए और कुछ हमने डिस्टर्ब कर दिए। और सारी जो अगर देखें तो पहाड़ी इलाका जो हिमालय का जंगल का इलाका, बर्फीले जंगल का इलाका है, और कुछ दलदली इलाके हैं और कुछ डेजर्ट वाले इलाके, ये हम कह सकते हैं एज इट इज है। बाकी सारे इलाके को हमने शफल कर दिया। शफल मतलब काट कर अपने हिसाब से कोई चीज लगा दी। मान लीजिए जंगल का एक पूरा हिस्सा आपने काट दिया, जंगल के पेड़ हटा दिए, वो वहां के निवासी थे, उनको हटाया हमने। अब हमने बोया वहां सागवान, टीक और दूसरे पेड़, तो ये इससे हम क्या है नेचुरल वेजिटेशन में नहीं ला सकते, इसे हम जो है फॉरेस्ट मतलब नहीं कह सकते। ये जो है ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या फॉरेस्टेशन कहलाता है, समझ में आया। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये मॉडिफिकेशन जो हमने किया वो अपने लाइफ के लिए, अपने खुशी के लिए हमने इन चीजों को चेंज किया। सो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेजिटेशन, उससे पहले हम एक डिवीजन लेसन जरूर करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। इस बार आपको एक अलग सी कॉपी बनानी है। अलग सी कॉपी मतलब एटलीस्ट आपको चार पन्ने वाली कॉपी बनानी, क्वेश्चंस आपको लिखने हैं टेस्ट के, देन आपको हर पेज में नाम लिखना है। जैसे आपका पेपर कंप्लीट होगा नेक्स्ट डे मैं आपसे कॉपी मंगाने वाली हूँ और तब आपको लाकर देना है, नहीं तो किसी के भी हाथ से आप यहाँ भेजें, आपकी कॉपी यहाँ सबमिट होनी जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।